क्लास नोट्स हैं उन पे भी काम चल रहा है, तो जल्दी ही वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। और इस बार उनमें थोड़ा सा अपडेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 पोल में जवाब दीजिए और फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डेवलपमेंट पीरियड इन विच internalized norms are questioned and the opinions of the peer group usually become more important than family is called। यानी विकास की उस अवधि को हम क्या कहेंगे जिसमें सेम टाइम पे नहीं होगा। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है, यानी वो वैल्यूज वो नॉर्म्स जिनको आपने इंटरनलाइज कर लिया था बचपन में कि ठीक है ये तो ऐसे ही होता है ना, आर क्वेश्चनड, मतलब जो आपने दिमाग में भरा, जो इंटरनलाइज किया, उन पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि यार ये चीज तो सही नहीं थी, है ना, ये तो सही नहीं था कि पापा घर में बिल्कुल हेल्प नहीं कराएंगे, है ना। आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब आपकी बुद्धि डेवलप हुई है। एंड द ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप यूजुअली बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन फैमिली। यानी जो पीयर ग्रुप मतलब आपकी सेम एज के लोग या आपका साथी समूह जिन लोगों में आप रहते हैं, है ना, उस केस में उनकी जो वैलिडेशन है या उनका जो ओपिनियन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी फैमिली से। तो आप समझ गए होंगे पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस। और बात रही हर चीज को क्वेश्चन करने की, रिवोल्ट करने की, तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का काल, जहां पे आप आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं, पहचान के संकट में होते हैं। जो चीजें आपने इंटरनलाइज की हैं, भरी हैं बचपन में, अब उन पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या ये सही है, क्या समाज की मानूं, अपनी मानूं, क्या होना चाहिए, आदर्श भी आपके दिमाग में डेवलप हो जाते हैं, आइडियलिज्म में भी आप जाते हैं। ठीक है, तो कहानी जो है इन्फेंसी में तो बच्चों को दूध मिल जाए वही बहुत है, अर्ली चाइल्डहुड में थोड़े बहुत खिलौने मिल जाएं, मिडिल चाइल्डहुड में वो अपना स्कूल जाके एक्टिविटी शुरू करता है। पीयर ग्रुप यहाँ भी होता है, बट सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है पीयर ग्रुप का वो है आपका एडोलेसेंस में, कि मेरे दोस्त ने वाली बाइक ली है, आप चाहे उसको दुनिया की बेस्ट चीज दिला दीजिए, बट अगर उसको दोस्त की वाली ही बाइक चाहिए तो वही चाहिए, क्योंकि पीयर ग्रुप मेरे दोस्तों में ही उसको रहना पसंद है, फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ समय के लिए हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, किशोरावस्था। आइडेंटिटी क्राइसिस का काल, इसको कौन कहते हैं, एरिक एरिक्सन कहते हैं। और अगर हम बात करें पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कौन कहेंगे, तो वो कहेंगे स्टैनली हॉल। ठीक है, और इसको ब्रिज पीरियड भी कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, परिवर्तन का काल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, हाँ भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद, है ना। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पोल में जवाब देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ मत करो, कैप्स लॉक ऑन है ना, जस्ट क्वेश्चन लिखोगे। देखो, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और पोल में जवाब दीजिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सीइंग दैट देयर सन रवि वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3। एक पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा है रवि, उन्होंने देखा 3 वर्ष की उम्र में 3 साल का रवि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है रीडिंग में, यानी कि पढ़ने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। His parents got him a lot of books। पेरेंट्स ने ये देख करके कि बच्चों को बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है और पढ़ना शुरू कर दिया 3 साल की उम्र में, तो उन्होंने भर भर के बुक्स घर में ले आए, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट उन्हें शो होता हुआ नजर आया। थैंक यू लोकेश। अगर हम बात करें इस बात की, तो ड्यू टू हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट, रवि के जो पेरेंट्स ने प्रोत्साहन दिखाया रवि के पढ़ने के इंटरेस्ट के प्रति, रवि अपनी एज के बच्चों से बहुत आगे था, रीडिंग उसकी बहुत अच्छी हो चुकी थी, कॉम्प्रिहेंशन उसका बहुत अच्छा हो चुका था। Which principle of development can be inferred from the above example। यानी विकास के किस सिद्धांत का यह उदाहरण है कि यदि बच्चे ने जिस चीज में इंटरेस्ट शो किया उसको एनवायरमेंट से भी क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। एनवायरमेंट क्या था, पेरेंट्स। बच्चे का स्वयं का इंटरेस्ट जिसमें हेरिडिटी इन्वॉल्व हो सकती है, क्या था, रीडिंग। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है कौन, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है, यानी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट किसका क्या कहें हम प्रोडक्ट है, वो है डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट हम कहते हैं। ठीक है, गुणनफल है। अब मान लीजिए किसी बच्चे में स्पोर्ट्स की एबिलिटी थी, क्योंकि उसके दोनों माँ बाप क्या थे, एथलीट्स हैं। ठीक,
अब इसको अगर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ और पेरेंट्स ने देखा इसका जो रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ है, तो सिर्फ हेरिडिटी से नहीं चल जाएगा, उसको एनवायरमेंट दिया, एनवायरमेंट में क्या दिया, ट्रेनिंग दिलाई, उसको एकेडमी भेजना शुरू कर दिया बचपन में ही, तो ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाएगा। उसी तरह से जब पेरेंट्स ने देखा कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो रीडिंग में है, और उसको क्या दिला दी, बहुत सारी बुक्स दिलाई ऐसी जिससे उसकी जो रीडिंग है वो बेटर हो सके। लगाओ नेक्स्ट पुल। अगर हम बात करें रीडिंग अगर बेटर हो सके, दैट मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ने ही कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को, उसका इंटरेस्ट जो कि हेरिडिटी से हो सकता है ड्रिवन, और एनवायरमेंट अच्छा दे दिया, डेवलपमेंट बेहतर होगा। इतनी बात क्लियर है। पहला जो ऑप्शन था इसमें वो था डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पाथ। अरे यार, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये बात यहाँ पे कहीं से आ ही नहीं रही कि डेवलपमेंट कोई एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करता, बल्कि आपने जब देख लिया कि बच्चे का इंटरेस्ट है, दैट मीन्स वो उस दिशा में अच्छा कर सकता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसे एनवायरमेंट अच्छा देंगे तो वो अच्छा कर जाएगा। फिर आती है बात डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बात यहाँ हो ही नहीं रही कि सेंटर टू आउटवर्ड जाएगा। सेफेलोकॉर्डल जब होता है जब सर से पैर तक जाने की बात होती। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, फटाफट से आंसर कीजिएगा पोल में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कॉम्प्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तीन चीजें हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की स्थापना, कि बच्चा इंडिपेंडेंट महसूस करता है, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बाहर अकेले जा सकता हूं, मैं ये काम खुद कर सकता हूं, है ना, हर चीज में हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें वो करेगा। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, कि मेरी खुद की स्वयं की पहचान है, मैं अपने लिए करियर चूज करूंगा, मैं अपने दोस्त चूज करूंगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, किस स्टेज की विशेषता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में आज तक बना नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही बातें जो हैं इतनी इजी दे दी हैं। किसके बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, है ना। अच्छा जी, मनीष हियर, आई क्लियर सीटेड 1 and 2 इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। बहुत बढ़िया मनीष, ग्रेट वर्क। चलिए अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो 83% लोग कह रहे हैं कि एडोलेसेंस वो पीरियड है जहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस है, जहां पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है पियाजे के अनुसार, और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, किशोरावस्था वो समय है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समाजीकरण के विषय में ठीक है। समाजीकरण वो प्रक्रिया जिसमें हम समाज के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सीखते हैं। बताइए, टी शर्ट की तारीफ हो गई हो तो आ जाएं, जवाब दे दें थोड़े से हैं। देखो एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज अ यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन अक्रॉस कल्चर्स, यानी सभी संस्कृतियों में सामाजिकरण का एक ही तरीका है। भाई नहीं, भारत में तो हम नमस्ते करना सिखाते हैं, और विदेश में हो सकता है नाम लेकर के हेलो बोलना सिखाते हो, है ना। तो यहाँ तो अगर नाम लिया अपने बड़ों का तो हो सकता है वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टिंग लगे। तो यूनिफॉर्म वे नहीं है, पूरी दुनिया में एक तरह से नहीं होता सोशलाइजेशन, अलग अलग तरह से होता है। सोशलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन, यानी समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान, कई सारी एजेंसीज टकराएंगी, चाहे वो स्कूल हो जीवन में एक व्यक्ति के, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, रिलीजन हो, मास मीडिया हो, है ना, दुनिया भर की चीजें, पीयर ग्रुप हो, जो एक जीवन में व्यक्ति के अलग अलग तरह से उसको सोशलाइज करती हैं, उसकी जॉब अलग तरह से इन्फ्लुएंस करेगी उसके सोशलाइजेशन को। ठीक है, तो अलग अलग समय में, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह से सोशलाइजेशन होता है, और सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है। बहुत सारी आदतें आप अपने दोस्तों से सीखते हैं, बहुत सारी आप अपने जिस धर्म जाति समूह से हैं वहां से सीखते हैं, कुछ आप किताबों से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। ठीक, सी ऑप्शन है मीडिया एंड फैमिली आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। देखो फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती, ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, मीडिया तक बात ठीक थी, फैमिली क्या है, प्राइमरी होती है। फिर आता है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स फर्स्ट व्हेन द चिल्ड्रन लर्न
सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स फर्स्ट व्हेन द चिल्ड्रन लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एक्वायर लैंग्वेज। यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन तब होता है जब बच्चे ये सीखते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और वो भाषा एक्वायर करते हैं। देखो आइडेंटिटी की कहानी तो बहुत लंबी है, फिर एडोलेसेंस में जाके होगा, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो एक ही बात यहाँ सही है, वो है आपका बी ऑप्शन, जो कि आप सही उत्तर दे चुके हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही था, बाकी सारे गलत थे। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। पोल में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट यूज्ड कॉग्निलाइन डेवलपमेंट। बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइपिंग मिस्टेक थी ये, आजकल जिसको हम टाइपो कह दे रहे हैं, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है कि संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किसने नैतिक तर्कता या नैतिक विकास के सिद्धांत में किया है। तो संज्ञानात्मक विकास तो आप जानते हैं, 2-4 गिने चुने लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? संज्ञानात्मक विकास या प्याजे कहते हैं उन व्यक्ति को हम। ठीक है, आपकी सीडीपी की सीरीज देखी तो क्वेश्चन इजी लगने लगे। बस अंकिता यही चाहिए और क्या चाहिए, हमारा काम ही इजी बनाना है। देखिए अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो प्याजे हैं जिन्होंने थियरी दी है संज्ञानात्मक तर्क को ध्यान में रख के कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसका दिमाग विकसित होता है, वैसे वैसे उसका तर्क चेंज होता है, नैतिकता को लेकर के भी। बात तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की और वो भी इंग्लिश में की। हिंदी में होती तो चल जाता, अगर इंग्लिश में सही होता तो सीटेट ने क्या किया, सबको फ्री नंबर दिया है इसमें, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ की है ना। तो ये आपने आंसर कोई भी लगाया हो, इसमें आपको सभी को नंबर मिला होगा जिनके भी सेट में क्वेश्चन आया होगा। तो आंसर था इसका बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये इसलिए मैं स्पेलिंग मिस्टेक ठीक नहीं कराती हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं, आजकल आ रही हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय। यानी बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने कहा है? यानी बच्चे अपनी दुनिया की समझ एक्टिवली, भाई उनके सामने पेन आया वो उसको टच करेंगे, देखेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी अपनी समझ खुद से सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के वो अपनी दुनिया की नॉलेज को बिल्ड करते हैं। इसलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा गया, और यानी नन्हे वैज्ञानिक, कि वो अपनी दुनिया में एक्सपेरिमेंटेटर हैं। वो अपनी दुनिया के क्या हैं, वो अधिगम करता तो है ही, वो एक तरह से नन्हे वैज्ञानिक हैं जो एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? जीन प्याजे। यानी जीन प्याजे ने ये बात कही है कि बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। और अगर हम बात करते हैं वाइगॉस्की होता तब भी सही हो जाता, क्योंकि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने की बात वो भी कहेंगे, बट वाइगॉस्की के साथ समाज जुड़ जाता है, सोसाइटी जुड़ जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी के तीनों लोग जो हैं वो कौन है? बिहेवियरिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगॉस्की। ध्यान से पढ़िएगा, वर्ड अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन रीट में भी खूब पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगॉस्की ने समर्थन नहीं दिया है? ध्यान से देखिएगा, नहीं दिया है, डिस्करेज किया है, यानी एनकरेज नहीं किया, बढ़ावा नहीं दिया। यानी वाइगॉस्की किस चीज को फॉलो या किस चीज में विश्वास नहीं करते जब वो टीचिंग और लर्निंग की बात करते हैं, जब वो सीखने और सिखाने की बात करते हैं? फटाफट से बताइए। डेली यही अभ्यास कराएंगे या कुछ नया बढ़ाएंगे? वालों इतनी सारी गेमर हैं आप, हैं इतनी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जो थियरीज हैं उनको देखिए, और जो प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस की आपको नए नए करनी पड़ेगी। तो ये नए क्वेश्चंस हैं, अब इसका नाम बदल दूं मैं सीरीज का, इसको कुछ और नाम दे दूं, यही किया जा सकता है। तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये कोई भाषण वाला सेशन थोड़ा ना है कि आज टॉपिक चेंज हो गया, कल दूसरे दिन कुछ और हो गया। क्वेश्चंस होंगे मिक्स्ड, तो वो करिए। बाकी रीड के लिए कुछ कुछ काम अलग से करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स पे भी वीडियो आ रहे हैं आपके, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, बट लाइव में अभी हम यही चलाने वाले हैं। अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग में, तो किस चीज को डिस्करेज करते हैं वाइगॉस्की? डी ऑप्शन कह रहे हैं 67% लोग, जो कि सही उत्तर भी है। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, कोई सही क्यों नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे, कौन? वाइगॉस्की, कि भाई बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखें, ग्रुप में सीखें। वो समाज के साथ सीखने की बात करते हैं ना, और समाज का छोटा रूप क्या हुआ? फैमिली है, स्कूल है, तो वो सब बच्चे ग्रुप में सीखें। स्कैफोल्डिंग है, जहां जरूरत हो वहां हेल्प की जाए, तो टेम्पररी हेल्प, बच्चों को अगर कहीं अटकता है तो उसको क्यू दिया जाए, है ना, यानी उसको हिंट दिया जाए। असिस्टेड लर्निंग है, एक ज्यादा जानने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद दे, यानी टीचर हो सकता है या कोई भी व्यक्ति। सहायक अधिगम, यानी जिस फील्ड में आप कम जानते हैं दूसरा व्यक्ति आपको असिस्ट करे। तो ये तीनों ही बातें वाइगॉस्की कहेंगे, बट वाइगॉस्की ये कभी नहीं कहेंगे कि एक्सपोजिटरी टीचिंग का मतलब क्या है, भर दो बच्चे के दिमाग में कुछ, वो नहीं करना, है ना, वो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वाइल अरेंजिंग द पीसेस ऑफ अ पजल मीठी स्पीक्स। मीठी एक बच्चा है और जब वो एक पजल के पीसेस को, पजल नहीं देखिए आपने, इधर उधर छोटे छोटे पीसेस को उसमें लगा करके वो फिट करके एक पजल सॉल्व किया जाएगा या क्रिएट किया जाएगा। ठीक है जी। चलिए, सूरज कह रहे हैं देखिए वैसे तो ये 12th में, बट प्याजी की बात होती है ना। अब जो आउट ऑफ टीचिंग फील्ड है उनको नहीं समझ में आएगी क्या कहानी यहाँ चल रही है ना, क्योंकि प्याजे वो व्यक्ति हैं जो हर एग्जाम में दिखते हैं। अब क्वेश्चंस उनके आना लाजमी है। ठीक, वाइल अरेंजिंग द पीसेस ऑफ अ पजल मीठी स्पीक्स। मीठी एक बच्ची है जो बोलती है, एक पजल के पीसेस को जोड़ते हुए, मान लीजिए एक पजल में अलग अलग कलर या अलग अलग शेप की चीजें ऐड ऑन होनी है, तो वो खुद से बात कर रही है। मीठी बोल बोल करके लाउड बोल रही है खुद से। स्पीक्स अलाउड टू डायरेक्ट हर ओन एक्शंस, अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए कि यार ये वाला पीस यहाँ लगेगा, ये वाला पीस यहाँ लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा। खुद से बातें कर रही है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कई बार खुद से बातें करते होंगे। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द यूज ऑफ सच लैंग्वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन। लेव वाइगोस्की इस तरह की यूज ऑफ लैंग्वेज को सेल्फ रेगुलेशन का यूज कहते हैं लैंग्वेज का, कि भाषा को आप यूज कर रहे हैं खुद को ही रेगुलेट करने के लिए। ईगो सेंट्रिक स्पीच तो प्याजे नाम देते हैं, तो ये तो हट गया ऑप्शन से। सोशल स्पीच में वो खुद से बात नहीं करते, बाकी दूसरे लोगों से बात करते हैं बच्चे, समाज में बात करेंगे। इरेशनल जैसी कोई स्पीच हमने पढ़ी नहीं है, तो सिंपल आंसर है 3 से 6 वर्ष का टाइम है जब निजी वाचन या फिर हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे, जब बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें करेगा, क्योंकि वो खुद के ही एक्शंस को डायरेक्ट करता है। इसी निजी वाचन को, प्राइवेट स्पीच को प्याजे क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, कि बच्चा तो ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लॉरेंस कोहलबर्ग यानी मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी पे एक क्वेश्चन है। of moral development, at which stage of moral development do individuals define right action by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह नहीं करता कि समाज में क्या कहेंगे लोग उसके बारे में, या कानून क्या कहता है, वो अपने आत्म अनुभूति द्वारा चुने गए नियमों को या सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। मतलब कि अगर उसको लगता है कि भाई ये चीज गलत है, तो किसी एक, मान लीजिए सती प्रथा में परिवर्तन आया, तो किसी ने तो कहा होगा ना, नहीं तो समाज में तो वही चल रहा था, उस टाइम पे तो वही नॉर्म था। ठीक, तो सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स यानी खुद से चूज किए गए प्रिंसिपल्स के लिए वो खड़ा हो जाएगा, अपनी जान तक लगा देगा। तो ये कौन सा स्टेज है? ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, या क्या? देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में तो जो समाज में नियम होंगे उन्हीं को माना जाएगा, 4th स्टेज है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, 2nd स्टेज है ये। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति बेसिकली ये कहता है कि यार नियमों को बदला जा सकता है यदि लोगों का भला ना कर रहे हो, बट खुद के चूजन प्रिंसिपल के लिए वो खड़ा होगा। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल 6th स्टेज पे, कहां पे? 6th स्टेज में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। आगे बढ़ेंगे। सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता कहते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर फैसिलिटेट्स द चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन लर्निंग टास्क। दिस विल प्रमोट डैश अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी एक प्रगतिशील कक्ष में अ टीचर फैसिलिटेट्स द चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्रुप्स, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? जॉन डुई को याद कीजिए, जो बात करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, जो बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की, जहां पे बच्चे आगे बढ़ें, ग्रुप में सीखें, कोऑपरेट करें, रियल लाइफ लर्निंग हो, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखें। तो बात हो रही है कि ग्रुप्स में सीखेंगे, अच्छी बात है ग्रुप्स में सीखेंगे। तो अगर ग्रुप्स में सीखेंगे तो इससे क्या प्रमोट होगा? कंपटीशन। भाई ग्रुप में सीखने का मतलब क्या है? एक दूसरे को सहयोग करना। तो सहयोग से कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन डेवलप होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, सहभागी अधिगम होगा कि एक साथ बढ़ रहे हैं। जिस चीज में एक बच्चे को दिक्कत है, वो वीक महसूस करता है, तो दूसरा उसको हेल्प करेगा उस एरिया में। किसी सब्जेक्ट में दूसरा बच्चा या किसी टॉपिक में दूसरा बच्चा अच्छा है, तो वो तीसरे को हेल्प करेगा। यानी सोशल स्किल्स सीखेंगे एक दूसरे से। ग्रुप में हमेशा लर्निंग अच्छी होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग। राइवलरी नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं बनना एक दूसरे का, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि सहयोग मिल रहा है। अगर कोई एक स्टेप पे अटकेगा तो दूसरा उसको हेल्प करेगा, दूसरा अटकेगा तो तीसरा उसको हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे एक बार। Which of the following intelligence types are included in Howard Gardner's theory of multiple intelligences? यानी कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि के प्रकार को समाहित किया गया है? यानी which type of intelligence is included in Gardner's
मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, यानी इन 4 ऑप्शंस में से गार्डनर के जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, उनमें से किसको शामिल किया गया है, बताइएगा। एनालिटिकल की बात गार्डनर बिल्कुल भी नहीं करते, स्टर्नबर्ग करते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, लिंग्विस्टिक की, ये दोनों तो हैं गार्डनर की लिस्ट में बट ये नहीं है, तो ऑप्शन हट गया। क्रिएटिव, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल, क्रिएटिव भी अलग से नहीं आता, एनालिटिकल भी नहीं आता, प्रैक्टिकल भी नहीं आता, ये पीसीए जो है स्टर्नबर्ग की थियोरी का पार्ट है। लिंग्विस्टिक, लॉजिको, मैथमेटिको और म्यूजिकल, हाँ ये बात सही लग रही है। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड की बात कौन करता है, याद दिलाइए फटाफट से। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस याद आ रहा है किसी को? बेसिकली फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है जिसमें आपकी जो बुद्धि है वो प्रेजेंट, तुरंत डिसीजन मेकिंग। क्रिस्टलाइज्ड क्या है, जो आपने नॉलेज को इकट्ठा किया है इतने टाइम में, ठीक है, जिसका गार्डनर से कोई भी संबंध नहीं है। किससे संबंध है आप कमेंट्स में बताएंगे। भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतीय, भाई भाषक बुद्धि की बात की है गार्डनर ने। लॉजिक और मैथमेटिक्स जो साइंस में साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस यूज करेंगे। म्यूजिकल, ए आर रहमान का एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, रेमंड बी कैटल, एग्जैक्टली। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड की बात जो करते हैं, जनरल की वो भी नहीं करेंगे, वो कौन करेंगे, आर बी कैटल, रेमंड बी कैटल, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है आप लोगों को याद है चीजें। सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, पढ़िए, पोल में आंसर कीजिए, इतने पानी भी पीजिए। आप तो खैर आंसर कीजिए, करेंगे। सीटेट दिसंबर से पहले नहीं हो रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अंकिता कह रहे हैं थैंक यू मैम, सच्ची में बहुत अच्छा रिवीजन होता है आपके क्वेश्चंस करने से। हाँ, अगर आप वैसे भी क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं करियर पे, या यहाँ लेट्स लर्न पे भी आपने प्लेलिस्ट देखी हुई है, या आपने सेल्फ स्टडी भी की है, या किसी भी जगह से पढ़ा है, और आप यहाँ रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। और लाइक शेयर करना आप मत भूलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ 4,500 लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ 2,000 लोगों ने लाइक किया है, और मेरा पेन गायब हो चुका है, इसी बात पे मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फॉर ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी लिंग रूढ़िबद्धता को ब्रेक करने के लिए, चैलेंज करने के लिए बच्चों के अंदर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, किस चीज को हम अवॉइड करें यदि हम चाहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप को हम हटा दें। जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाने का मतलब क्या है, या अवॉइड करने का मतलब क्या है, या ब्रेक करने का मतलब क्या है, कि जो धारणाएं समाज में चली आ रही हैं जो कि गलत हैं, कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, जो पिंक कलर है वो फीमेल से एसोसिएटेड है ना, स्पोर्ट्स में फीमेल्स नहीं जाएंगी, पायलट्स फीमेल्स नहीं बनेंगी, है ना। तो ये सब चीजें जो पहले से चली आ रही हैं, रोना सिर्फ लड़कियों को सूट करता है, लड़कों को नहीं, है ना। अगर लड़के रोए तो कहा जाएगा क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये सब चीजें क्या हुई, ये है स्टीरियोटाइप को प्रमोट करने वाली चीजें, जो गलत धारणाएं समाज में चली आ रही हैं उनको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए एज अ टीचर आपको, बच्चों में ही, क्योंकि हम बचपन से ही ये चीज हटाएंगे तब तो नेक्स्ट जनरेशन अच्छी आएगी ना, साफ, जिसमें स्टीरियोटाइप्स नहीं होंगे। जॉइंट एंडेवर्स विद चिल्ड्रन ऑफ अदर जेंडर्स, ऐसा नहीं है कि अदर जेंडर के साथ ही उनको हम इन्वॉल्व कराएं और तब जाकर के ये बात बनेगी, ये सोच से रिलेटेड है, फिजिकली जेंडर इन्वॉल्वमेंट से नहीं। एक्सपोजर टू अडल्ट्स एंगेज्ड इन नो स्टीरियोटिपिकल एक्टिविटीज, यानी कि गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, यानी ऐसे अडल्ट्स के साथ हम उनको एंगेज करें जिसमें क्या हो, जो बच्चे हैं वो नॉन स्टीरियोटिपिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। ये बात भी सही है, और बात पहली भी सही थी। ये पूछा जा रहा है अवॉइड क्या करें, इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एकमात्र तरीका नहीं है कि अदर जेंडर के साथ इन्वॉल्व कराएं, बट हाँ इसको अवॉइड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अदर जेंडर के साथ इन्वॉल्व कराते हैं तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। मेकिंग जेनरिक अटरेंसेस सच एज गर्ल्स आर गुड इन आर्ट एंड बॉयज एक्सेल इन मैथ्स, तो ये प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करना है हमें, कि टीचर ये कहे कि लड़कियां तो आर्ट में अच्छी होती हैं और लड़के जो हैं वो गणित में अच्छे होंगे, तो इसको हमें अवॉइड करना है। इससे जेंडर स्टीरियोटाइप प्रमोट होगा, बाकी दोनों से जेंडर स्टीरियोटाइप प्रमोट नहीं हो रहा बल्कि चैलेंज होगा, ठीक है। क्रिटिकल डिस्कशंस अराउंड इनबॉर्न एबिलिटीज एंड सोशल परसेप्शन ऑफ एबिलिटीज ऑफ वेरियस जेंडर्स, यानी विविध जेंडर के बारे में जो जन्मजात क्षमताओं का हम मान लेते हैं कि मैथ्स में लड़के अच्छे ही होंगे या लड़कियां आर्ट में अच्छी ही होंगी, ये जो चीजें हैं ये स्टीरियोटाइप को प्रमोट करती हैं। तो इस बारे में क्रिटिकल डिस्कशन होना चाहिए कि कौन सी चीजें जन्मजात क्षमता से संबंधित है और कौन सी समाज ने बना दी है ना। तो इससे क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ेगा नहीं एटलीस्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा एक बार,
अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन को हमें अवॉइड करना है कि हम ऐसे जेनरिक बातें ना बोल दें क्लासरूम में कि अरे लड़कियां तो मैथ्स में कमजोरी होती है। बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लड़कियां तो होती ही कमजोर है ना। हो सकता है पहले ठीक से मेथड से नहीं पढ़ाया गया हो, घर पे अच्छे से ध्यान ना रखा गया हो, इंटरेस्ट ही ना डेवलप हो पाया हो, क्योंकि फिर शकुंतला देवी का एग्जांपल हम नहीं दे पाते। अगर सारी लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती या सारे लड़के मैथ्स में ही अच्छे होते तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो फेल होते होंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट का कोई इस बात से कोई संबंध नहीं है कि ये खराब ही होंगे ये लोग इसमें और कुछ लोग अच्छे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है और दूसरा दिया हुआ है रीजन, है ना। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट क्या है, अ टीचर शुड नॉट केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास, यानी एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तो ये एकदम बकवास बात है, फॉल्स है ये बात कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान टीचर को नहीं रखना चाहिए। भाई फिर किस चीज का आप ध्यान रखेंगे अगर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हुआ कि हर बच्चा आपस में अलग हो सकता है, सबके अपने इंटरेस्ट, सबकी अपनी एबिलिटी, सबके अपना एटीट्यूड एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है सबको सेम मेथड से समझ में आ जाए या सबका इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में एक ही जैसा हो, सब पढ़ाई में ही अच्छे हों, है ना। तो ये क्या हुआ, ये बात कहना गलत होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर नहीं करना चाहिए। भाई एक टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर करना चाहिए, क्योंकि अगर सब सेम हो जाएंगे तो रोबोट्स हो जाएंगे क्लासरूम में। फिर बात करते हैं रीजन की। इसका रीजन क्या है, द पर्पस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैनर एंड असेस्ड बाय स्टैंडर्ड मेथड्स, यानी प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह है, सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ऐसा प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं कहती जिसमें जॉन डुई जिसकी बात करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम होती है, लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष होता है जहां हर तरह की बच्चे की बात को सुना जाए। दोनों ही बातें एकदम सिरे से नकारी जाएंगी, गलत हैं दोनों ही बातें, फॉल्स हैं अगर मैं कहूं तो, है ना। तो डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं कि सही होगा। लेट्स सी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। बिल्कुल, जो स्टेटमेंट है वो भी गलत और जो इसका रीजन दिया गया है वो भी गलत है। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट, एक भी रीजन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। हम करेंगे कुछ टोटल 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, बच्चे को टेस्ट करने के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के विषय में क्या बात कही गई है, किस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाना चाहिए। तो ये हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, असेसमेंट की बात यानी 360 डिग्री असेसमेंट की बात हुई है वहां, कि हम ऑल राउंड असेसमेंट कर पाए बच्चे का सभी पक्षों में, मतलब 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चे के स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक सभी आयामों को जांचा जा सके कि उसके इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस में अच्छा है, वो किस में खराब है, कहाँ पे उसको सुधारा जा सकता है। मतलब बच्चे के सारे पक्षों को एक रिपोर्ट कार्ड में आकलन किया जा सके, जिसका नाम रखा गया है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। NEP में इसकी बात हुई है। ऐसा नहीं है सिर्फ परफॉर्मेंस दूसरों के कंपैरिजन में कितनी है, फर्स्ट आया कि सेकंड आया, इस पे ध्यान हो, या फिर सिर्फ पेपर पेंसिल पे कितना अच्छा किया है, आर्ट में कितना अच्छा है, स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। समेटिव यूनिडायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड के सिर्फ समेटिव मतलब जज करना कि इतने % नंबर आए हैं और एक ही डायमेंशन यानी सिर्फ पेन पेपर को ही टेस्ट किया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो सिर्फ सी ऑप्शन ही यहाँ सही है, बाकी सारे जो है वो गलत है ना। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड असेस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन करता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या है, जहां आप किसी बात को सिर्फ मान नहीं लेते, आप हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पक्ष में देखते हैं किसी चीज को, उसके उसमें ओपिनियन क्या है, उसमें फैक्ट क्या है, उसमें सही क्या है, उसमें गलत क्या है, उसका सही तरीका क्या हो सकता है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ यस और नो में आंसर यहाँ नहीं मिलने वाला। तो पहला ऑप्शन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A+B का होल स्क्वायर। A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये सिंपल आपकी फैक्चुअल नॉलेज चेक करेगा, है ना। इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रही, कोई आलोचनात्मक चिंतन नहीं लग रहा, आप खुद से इन्वेंट नहीं करेंगे, आपका दिमाग में सोचने का जोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो आपको याद होगा तो आप बता देंगे A+B का होल स्क्वायर, अदरवाइज आप नहीं बताएंगे। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिथेन, अब मिथेन का फॉर्मूला बताने में भी आपको रिकॉल करना है, क्रिटिकल थिंकिंग यहां भी नहीं लग रही। व्हाट कुड बी द वेरियस रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे हम पढ़ते हैं EVS में कि कालाहांडी में बहुत ज्यादा चावल प्रोड्यूस होता है, बट वहां भूखमरी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेप्रिवेशन है खाने को लेकर के, तो ऐसा क्यों,
अब इसमें क्या होगा, इस पे हम रीजन सोचेंगे, इस पे दिमाग लगाएगा एक व्यक्ति, इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, है ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। फिर भी डी ऑप्शन सुनते हैं, व्हाट इज द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर कॉल्ड, यानी जो ग्लेशियर है उसके डिपोजिशनल फीचर को क्या कहेंगे, फैक्ट है ये तो, वन वर्ड में बता दोगे। लेकिन दिमाग कहाँ लगेगा, चिंतन कहाँ लगेगा, यहां लगेगा जहां आपको सोचना पड़ेगा, सही उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा। कई सारे रीजंस आप अपने हिसाब से सोच के दोगे, हर बच्चे के रीजंस अपने अलग हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इन अ लैंग्वेज क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी अवॉइडेड फॉर सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। भाई बच्चा है एक जिसको डिसलेक्सिया है, यानी उन बच्चों को कैसे सफल रूप से हम समावेशित करें जिनको डिसलेक्सिया है, क्लास में कैसी स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए, अपनाई जानी नहीं चाहिए, अवॉइड की जानी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी को अवॉइड करें हम, यदि हम चाहते हैं कि एक बच्चा जिसको पढ़ने में समस्या है उसको भी सिखाया जा सके। फटाफट से बताइएगा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछने लग गया ना, अवॉइड लिख दिया, सक्सेसफुल भी लिखा है और अवॉइड भी लिखा है, अब जिसका ध्यान गया मामला खराब। हाँ अभिलाषा, आज हो सकता है भाई जिनकी समझ अच्छी है उनको इजी लग रहे होंगे। कमेंट पढ़ लिया मनीषा आपका, और बताओ। बुक्स तो कई सारे हैं यार, चलो आ जाओ। सी ऑप्शन कह रहे हैं 31%, मतलब घूम गए आप इस क्वेश्चन में, चक्कर आ गए कई लोगों को मुझे लगता है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, एक लैंग्वेज क्लास है यानी भाषा की क्लास हो रही है और बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है क्योंकि बच्चे को है डिसलेक्सिया, ईशानावस्थी याद कर लीजिए तारे जमीन पर का, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या नहीं होनी चाहिए, यानी किस चीज को आप अवॉइड करेंगे, किस तकनीक के इस्तेमाल से आपको बचना है, तो ए ऑप्शन है सेटिंग स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ हैंड रिटन वर्क, यानी जो हस्तलिखित काम है, जो हैंड रिटन काम है, उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के इतने मिनट में आपको दे ही देना है सबको। फिर है अलाउ वॉइस रिकॉर्डर्स इंस्टेड ऑफ नोट टेकिंग इन क्लास, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस बच्चे को पढ़ने में समस्या है उसको लिखने में भी समस्या होगी, तो बच्चे को लिखने की बजाय आप क्या कहेंगे, एक काम करो कि तुम वॉइस रिकॉर्डर पे सुन लो या रिकॉर्ड करके बता दो। अलाउ टाइप्ड एंड प्रिंटेड असाइनमेंट्स इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन, बच्चे को लिख के देने की बजाय या लिखने के लिए कहने की बजाय क्या कीजिए, प्रिंटेड मटेरियल दे दीजिए उसको, क्योंकि उसको लिखने में या पढ़ने में समस्या होगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एट इंडिविजुअल पेस, भाई एक व्यक्ति का मान लीजिए व्यक्तिगत गति के अनुसार पढ़ें, भाई अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, थोड़ा स्लो पढ़ता है तो स्लो पढ़ ले, ठीक, लेकिन ए ऑप्शन को हमें अवॉइड करना है। बाकी तीनों तरीके काम कर जाएंगे डिसलेक्सिया वाले बच्चों को इंक्लूड करने में, लेकिन ये ऑप्शन अवॉइड करना है हमें कि हम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन यानी हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा कि तुम्हें भी 20 मिनट में ही करना है यदि बाकी बच्चों को 20 मिनट में करना है, जबकि उस बच्चे को ज्यादा समय चाहिए होगा, तो स्ट्रिक्ट नहीं, फ्लेक्सिबल टाइमलाइन होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी को हमें अवॉइड करना है। इस क्वेश्चन में चक्कर आ गए सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, A learning difficulty marked by low span of attention, impulsiveness and a low tolerance for frustration is referred as, यानी कि अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाता है, यानी अटेंशन स्पैन जो है वो लो है, एक जगह पे ध्यान टिका करके वो ज्यादा देर नहीं रख पाता बच्चा। इम्पल्सिवनेस है, यानी एक जगह पे टिक के भी नहीं बैठ पाता, एक एक मिनट में उठेगा, इधर उधर झांकेगा, कूदेगा, है ना। लो टॉलरेंस फॉर फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल मतलब जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, सुकून नहीं है उसके पास, अटेंशन की कमी है, और हाइपर एक्टिव है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD कहते हैं इसको, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का पार्ट है, ऑटिज्म में आता है। अगर हम बात करें अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, क्योंकि बच्चे की अटेंशन में कमी है, वो एक जगह पे ध्यान टिका के नहीं बैठ सकता ज्यादा देर, दूसरा वो बैठ भी नहीं सकता टिक के, इधर उधर उछलता रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा जरूरत से ज्यादा, ठीक। डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से संबंधित। विजुअल इंपेयरमेंट होता है आपका, विजुअल इंपेयरमेंट होता है आपका देखने में समस्या। ऑटिज्म होता है कि बच्चे को बोलने में भी बार बार वो सेम चीज रिपीट करेगा, उसकी सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो प्रॉब्लम होगी, है ना। सोशल जो बिहेवियर है उसमें प्रॉब्लम होती है इसको सोशली बिहेव करने में ऑटिज्म वाले बच्चे को, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम बात करते हैं, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर इंक्लूडिंग सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स विल बी नोन एज, यानी कि एक कंडीशन का नाम क्या होगा जिसमें लिमिटेशन होगी, किसमें, रीजन करने में यानी तर्क लगाने में, सीखने में, समस्या समाधान करने में, और किसी भी बिहेवियर को जिसमें प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स को अडेप्ट करना पड़े। ये कौन सी समस्या है जिसमें बच्चे को तर्क लगाने में, सीखने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में या किसी बिहेवियर को अडेप्ट करने में समस्या होगी। हियरिंग इंपेयरमेंट, भाई यहां तर्क लगाने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देखने वाले को भी तर्क तो लगा सकता है, तो दिमाग से संबंधित समस्या है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, कॉग्निशन से रिलेटेड है, तो रीजनिंग वगैरह, है ना।
कर देंगे जी। एडोल्फ हिटलर दिखे तो इनको ब्लॉक कर दीजिएगा, है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में चलने फिरने से संबंधित समस्या होती है, आज ही हम पढ़ रहे थे बैच में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये बौद्धिक क्षति है, बौद्धिक अक्षमता है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित जितने भी काम है वो करने में समस्या हो रही है, जैसे कि सोचना, तर्क लगाना, है ना, रीजन करना, लर्निंग, सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, है ना, इंक्लूड करना, जो भी सोशल बिहेवियर्स है उनको अडेप्ट करना, इन सब में दिमाग लगेगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक स्टेटमेंट है और उसका रीजन है, पढ़ेंगे आराम से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या है ये देखिए, रीजन क्या दिया हुआ है इसका वो देखिए। एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, उसका रीजन क्या दिया है वो देखना है। क्या दोनों सही है, क्या दोनों में से एक सही है वो भी देखेंगे और फिर समझ के उत्तर देंगे। फटाफट से जवाब दीजिएगा फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, धन्यवाद तारीफ के लिए, शुक्रिया, फटाफट से आंसर करो, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल क्वेश्चन से। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, चलिए ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात दोबारा हमने कभी आज से पहले सुनी ही नहीं। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कितने, 55% लोग। कथन क्या है, इंक्लूजन मीन्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज लर्न इन आइसोलेटेड सेक्शंस। एकदम वाहियात बात है ये कि वो बच्चे जिनको डिफिकल्टी है, इंक्लूजन का मतलब है उनको अलग थलग कर देना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये लाइन हमें याद रखनी है कि अलग थलग करना बिल्कुल अगेंस्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन के। इंक्लूसिव का मतलब ये सबको इंक्लूड करना, और ये कह रहे हैं आइसोलेट कर दो, ऑपोजिट बात कह रहे हैं। फिर आती है बात, रीजन क्या दिया है इसका, सच अ प्रैक्टिस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज फॉर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। यानी इस ऐसा करने से 4 बच्चे जिनको दिखता नहीं है, देखने में समस्या, उनको अलग थलग कर दिया, इससे उनको बड़ी मजे आएंगे, वो बहुत ही आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएंगे सोसाइटी में। कहां से करेंगे जब आपने पहले ही अलग कर दिया। दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, जो कि 64% लोग आंसर दे भी पा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आप सॉल्व कर ले रहे हैं। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, जो है क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम बात करते हैं, 20th क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएटिविटी। यानी रचनात्मकता में, कुछ नया करने में, कुछ नॉवल करने में कौन सा एक फैक्टर, कौन सा एक तत्व इंपॉर्टेंट नहीं है, बताइए। ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, कुछ नया करना मतलब ओरिजिनल सोचना, नया तो तभी करेंगे ना जब वो ओरिजिनल होगा, बिल्कुल सही बात है। 4 फैक्टर्स थे, एलिमेंट्स थे, याद होंगे आपको, FFOE। फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाहिता से आपके दिमाग में थॉट आए, ये भी है। ओरिजिनलिटी भी होता है कि मौलिक हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक चीज काम ना करे तो आप दूसरी चीज सोचने के लिए सक्षम हो, यानी लचीलापन। इलेबोरेशन है आपका 4th पॉइंट, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जस्ट ऑपोजिट है क्रिएटिव थिंकिंग के। यहाँ पे डाइवर्जेंट होता तो बात सही थी, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में सोचना, लेकिन कन्वर्जेंट होता है अलग अलग दिशाओं से एक पॉइंट पे सोचना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी, आपने कुछ नया तो किया नहीं है। 4 ऑप्शन थे, किसी एक चीज पे आप आकर के रुके हैं, यानी मल्टीपल पॉइंट से एक पॉइंट पे रुके हैं, तो बी ऑप्शन। लेकिन यही पूछा जाता है कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या नए तरीके हो सकते हैं कि हम पॉल्यूशन को कम करें, तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाते, कुछ नया सोचते, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70% लोग दे पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके